एवरीवन। आज हम करेंगे हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972। ये एक्ट 1972 में आया था। इसे पास करने से पहले पेप्सू और पंजाब एक्ट था जो कि अबॉलिश कर दिया गया था। उसको हटाने का बेसिकली ये पर्पस था कि ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको ख़त्म किया जाए रिगार्डिंग टू इरिगेशन और लैंड एक्वायर रिलेटेड। सो इसका बेसिक पर्पस ये था कि जो आर्टिकल 38 है जिसके अंदर इनकम वगैरह या फिर इनइक्वालिटीज है उनको मेंटेन करना, मिनिमाइज करना, और दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम और वेल्थ, लिवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लाना। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, ये जो दो लॉज थे उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। रिच फार्मर रिच होता जा रहा था और पुअर फार्मर पुअर हो जाता। रिच सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहे थे और पुअर कोई भी खरीद नहीं पा रहा था। और अगर पुअर परचेज कर भी लेता था रेंटल पे तो उसके इंटरेस्ट इतना चार्ज किया जाता था कि वो उस चीज़ को कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता था। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट ये था, कंसोलिडेट, अमेंड और यूनिफाई द लॉ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और इम्प्लीमेंट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 39 का बी एंड सी। सो इसके बेसिकली फीचर्स आप देख ही रहे हैं। रेस्ट्रोपेटिक इफेक्ट था, विद द प्रेसिडेंट ऑफ एसेंट से आया था। प्राइमरी यूनिट के अंदर हस्बैंड, वाइफ और 3 माइनर चाइल्ड्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दी जाती है। इक्वालिटी को मेंटेन करना। परमिसिबल एरिया वो होता है जिसके अंदर इरिगेशन के लिए प्रॉपर्टी दी जाती है, और सिविल कोर्ट एंटर नहीं करता है इसके केसेस को। अपील, रिव्यू, रिवीजन का टाइम दिया जाता है 15 दिन अपील के लिए, रिव्यू के लिए 30 डेज होते हैं। परमिसिबल एरिया प्राइमरी यूनिट है फैमिली की जो कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए होती है, जिसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और 3 माइनर चाइल्ड्स होते हैं। और ये लैंड अगर दो क्रॉप्स हैं तो 7.25 हेक्टर दी जाती है अगर वो एक साल में 2 क्रॉप्स कर रहा है। और दूसरा है, अगर एक क्रॉप है तो 7.9, और 21.8 हेक्टर अगर कुछ अदर पर्पस के लिए है तो। नेक्स्ट है कि अगर हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए तो हम कैसे करेंगे। तो इसके अंदर अगर कोई भी सन है, एडिशनल है, तो उसे 1/5 ऑफ एडिशनल मेंबर बनाया जाएगा और उसे दिया जाएगा परमिसिबल एरिया। स्टेट वर्सेस साहिब राम 1995 एसएससी में ये कहा गया था कि जो वाइफ होती है, अगर सेकंड वाइफ है तो उसे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड इन वन वाइफ। देन कौन कौन किस पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी वेस्ट करती है उस पे, म्यूनसिपल पे, सोसाइटीज़ पे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन लैंड एक्विजिशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस प्रॉपर्टी। इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन एंटाइटल नहीं है परमिसेबल एरिया से एक्सीड करने के लिए, चाहे वो लैंड ओनर हो, टेनेंट हो या मोर्टगेज हो। अगर वो एक्सीड करता है तो गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो टेक ओवर कर लेगी उस प्रॉपर्टी को और पेनल्टी भी लगा सकती है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस कृष्णा कुमार वशिष्ठ। इसके अंदर ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो प्रॉपर्टी है कैसे एक परचेसर था, उसने प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले जो सरप्लस एरिया की अथॉरिटी होती है उससे ये ले लिया था कि ये प्रॉपर्टी परमिसिबल एरिया में आती है। तो जो डाउट था कि ये प्रॉपर्टी सरप्लस नहीं है तो वहाँ क्लियर हो गया था कि जो वेंडर ने जो भी प्रॉपर्टी परचेज किया वो बोनाफाइडली परचेज की है, और वो एब्सोल्यूट और सर्टेन ट्रांसफ़र नॉट अफेक्ट सरप्लस प्रॉपर्टी। इसके अंदर ये है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सरप्लस थी और ट्रांसफ़र हो रही है और उससे कुछ भी अमाउंट रिसीव हुआ है, तो अगर पता चल जाता है कि वो सरप्लस थी तो इसमें वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ परमिसेबल एरिया। राइट है सिलेक्ट करने का परमिसेबल एरिया लैंडलॉर्ड को भी और टेनेंट को भी। बट इसके अंदर कौन कौन सी नहीं कर सकते, जो कि सरप्लस है या फिर अंडर परमिसेबल एरिया ऑफ टेनेंट है। डिक्लेरेशन किस किस का हो सकता है, या तो एडल्ट होना चाहिए, अनमैरिड मेंबर होना चाहिए, माइनर और लुनेटिक है तो गार्डियन होना रिक्वायर है, अगर हस्बैंड नहीं है तो वाइफ, और कॉम्पिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ। श्रीमती सरपति वैसे स्टेट ऑफ हरियाणा में ये कहा गया था कि अगर डेथ हो जाती है किसी पर्सन की और तब केस के लिए हमें लीगल हायर की ज़रूरत है, और जल्दी से जल्दी कोर्ट में पता चल जाना चाहिए कि वो बंदा मर चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग केस या तो डिस्पोज हो जाएगा। अगर कोई लीगल हायर है तो वो आगे
कंटिन्यू करेगा केस को। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ परमिसिबल एरिया बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। अगर लैंड ओनर फेल हो जाता है सिलेक्ट करने में परमिसिबल एरिया, तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सिलेक्ट करने की। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ परमिसिबल एरिया एंड सरप्लस। इसके अंदर ये है कि हमें अगर हमारा परमिसिबल एरिया है तो हमें डिक्लेरेशन फॉर्म पे दिखाना पड़ेगा कि हाँ है, और अगर सरप्लस है तो भी दिखाना पड़ेगा। वेस्टिंग ऑफ सरप्लस एरिया, अगर कोई भी ऐसा सरप्लस एरिया वेस्ट करता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो एक्वायर कर सकती है उस प्रॉपर्टी को। उसके बाद नेक्स्ट है पावर टू टेक पोसेशन ऑफ सरप्लस एरिया। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी राइटिंग में नोटिस भेजेगी अगर पर्सन प्रूव कर देता है कि ये परमिसिबल एरिया है तो ठीक है, वरना 10 डेज का नोटिस के बाद वो एक्वायर कर लेगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस एरिया। सरप्लस एरिया अगर एक्वायर किया या वेस्ट किया है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्पोज ऑफ कर देगी। अपील का टाइम 15 दिन का होता है और रिव्यू पिटिशन का 30 डेज का। इस एक्ट में बेसिकली यही सब कुछ बताया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि कोर्ट इसको सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी केसेस, जो भी केसेस होंगे वो कलेक्टर कमिश्नर के द्वारा ही एंटरटेन किए जाएंगे और पेनल्टीज मेंशन की गई हैं।